हेलो दोस्तों, वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम संस्कृत पद्य और शिक्षण पढ़ेंगे। ये क्लास जो है वो सीटेड दिसंबर 2023 के लिए दी जा रही है। तो इसमें हम प्रश्नोत्तर श्रृंखला भी देखेंगे और पद्य भी देखेंगे, ठीक है, और शिक्षण भी देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे पद्य। निम्नलिखित पद्यम आधारितानां प्रश्नानां संचितम उत्तरम चिनुत। निम्नलिखित पद्य पर आधारित प्रश्न का समुचित उत्तर देखकर उसको चुनना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पद्य पढ़ेंगे। गुड़ा गुड़केषु गुड़ा भवन्ति। गुड़ जो होता है वो गुणी लोगों में ही गुण पाए जाते हैं, ठीक है। गुणा गुणकेषु गुणा भवन्ति। गुण गुणी लोगों में ही होते हैं, पाए जाते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः। अगर वो जो है यानी कि जो गुण है वो निर्गुण व्यक्ति के पास चले जाते हैं, निर्गुण प्राप्त कर लेते हैं, तो वो दोष बन जाते हैं। निर्गुण के पास पहुंचकर दोष हो जाते हैं वो। सुस्वादु तोयाः प्रभवन्ति। नद्याः, नदी का जल स्वादिष्ट होकर बहता रहता है, ठीक है। सुस्वादु तोयाः, नदी का जल कैसा होता है, जब वो बहता रहता है तो कैसा, एकदम स्वादिष्ट होता है। समुद्रम आसाद्य भवन्त्य पेयः, भवन्त्या पेयः। और अगर वह वही जल मतलब उसी नदी का जल जो मतलब स्वादयुक्त होता है, अगर वो समुद्र में मिल जाता है तो वो अपेय हो जाता है, पीने योग्य नहीं होता है, खारा हो जाता है। समुद्र का जल तो खारा होता है ना। इसके बाद देखेंगे पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित, ठीक है। ये 3 रत्न पृथ्वी पर हैं। मूढ़ैः पाषाण खंडेषु, लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो पाषाण पत्थर के खंडों को भी रत्न संज्ञा, रत्न की मतलब रत्न मतलब आभूषण, ठीक है, की संज्ञा दे देते हैं। मूर्ख और अज्ञान जो होते हैं वो पत्थर के टुकड़े को भी रत्न मान लेते हैं। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्य सत्यता तथा। हमेशा व्यक्ति को वो का व्यवहार कैसा होना चाहिए, बहुत ही उदारता पूर्ण होना चाहिए, सत्यता पूर्ण और सरलता पूर्ण। ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। मधुरता भी होनी चाहिए उसमें, और व्यवहार में जो कुटिलता होती है वो नहीं होनी चाहिए। कौटिल्यम न कदाचन, कुटिलता नहीं होनी चाहिए। इसके बाद देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर, दोषाः भवन्ति के। दोष किसमें होता है, तो दोष कैसे हो जाता है। दोषाः भवन्ति के, दोष जो होता है वो भवन्ति के कैसे हो जाता है। तो देखिए कैसे यहाँ पर बताया है, गुण, निर्गुण, निर्गुणज्ञाः, गुणज्ञाः, गुणाः। पहले ए नंबर निर्गुणा है, बी निर्गुणज्ञा है, सी नंबर गुणज्ञा और डी नंबर गुणा है। तो दोषाः भवन्ति के, कैसे होता है दोष, जो गुण होता है, गुण जब निर्गुण व्यक्ति के पास पहुंच जाता है तब वो
दोष हो जाता है। ठीक, तो यहाँ यहाँ पर देखिए, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। गुण जो होता है वो गुणी व्यक्ति के पास जब पहुंचता है तो वो गुण ही होता है। लेकिन ते ते मतलब किसकी बात की जा रही है? गुण की बात की जा रही है। जब वही गुण निर्गुण को प्राप्त हो जाता है तो वो दोष बन जाता है। दोष क्या बन जाता है? गुण दोष बनता है ना। गुण जो होता है वो निर्गुण के पास पहुंच जाता है तो वो दोष बन जाता है। तो डी नंबर राइट हो जाएगा। मूर्खेभ्यः रत्नम अस्ति। मूर्ख जो है क्या समझते हैं? रत्न मतलब मूर्ख के लिए रत्न है क्या है? सुभाषित है, जल है, पाषाण है, अन्न है। सुभाषित है या फिर जल है, फिर पाषाण मतलब पत्थर है, अन्न मतलब अन्न है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मूर्खेभ्यः। इसमें क्या दिया हुआ है? मूढ़ैः पाषाण खंडेषु। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ना मूढ़ैः। मूर्ख के लिए पत्थर का जो खंड है वही रत्न की संज्ञा होती है। तो मूर्ख के लिए रत्न क्या है? पाषाण, पत्थर ही रत्न है। ठीक, सुभाषित नहीं होगा, जल अन्न नहीं होगा। इसके बाद थर्ड नंबर देखिए, व्यवहारे यदा कदा अपि न भवेत। व्यवहार जो है कभी कभार नहीं होते हैं। कैसे नहीं होते हैं? ऋजुता, औदार्यम, मृदुता, कौटिल्यम। तो 33 में जो है वो क्या हो जाएगा? किस तरह नहीं होना चाहिए? व्यवहार जो है वो कभी भी किस तरह नहीं होना चाहिए? तो व्यवहार में हमारे कुटिलता, ठीक है, कौटिल्यम। यहाँ पर देखिए, ऋजुता मृदुता चापी कौटिल्यम ना कदाचन। ठीक है, आपका जो व्यवहार है, जो मृदुता का व्यवहार है, सरलता का व्यवहार है, वो उसमें कुटिलता नहीं आनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। मधुरम जलम अपि अपेयम भवति यदा प्राप्नोति। मधुर जल भी अपेय होता है यदा, जब। मधुर जल जो है वो अपेय कब हो जाता है? जब हमने क्या पढ़ा था इसमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? निर्गुणम समुद्रम नदीम गुणज्ञम। तो जब यहाँ पर नीचे ऊपर देखेंगे तो मधुर जल भी अपेय होता है जब वो समुद्र का जब वो समुद्र में मिल जाता है। तो समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेयः। यहाँ पर देखिए भवन्ति अपेयः आ जुड़ा हुआ है इसमें। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? समुद्रम, बी नंबर। श्लोके विधीयते इति क्रिया प्रयोगः अस्ति। विधीयते के लिए कौन सी क्रिया का प्रयोग हुआ है? भावम अनुसृत्य, कर्तृ भावानुसारम, कर्म पदम अनुसृत्य, कर्तृपदम। तो विधीयते जो है रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न की संज्ञा दी गई है उसको। तो इसमें जो है आपका कर्म पद प्रयोग हुआ है। विधीयते कर्म पद के लिए। सारल्यमिति अर्थे किम पदम प्रयुक्तम। सरलता के लिए कौन सा अर्थ यहाँ पर प्रयोग हुआ है? समानार्थी कौन सा है? तो ऋजुता है, सत्यता है, औदार्यम है, मृदुता है। तो सरलता का मतलब क्या हो जाएगा? ऋजुता हो जाएगा। ठीक, सरल का अर्थ क्या हो जाएगा? ऋजुता हो जाएगी। ऋजुता का मतलब क्या होता है? सरल। इसके बाद देखिए क्वेश्चन पर आते हैं शिक्षण में। अधिगंतारः प्रायः ज्ञान निर्मातारः अपि भवन्ति भाषा कक्षया इदं साधयितुं कः समीचीनः उपायः। तो देखिए शिक्षार्थी अक्सर ज्ञान निर्माता भी होते हैं। अधिगंतारः प्रायः ज्ञान निर्मातारः अपि भवन्ति। शिक्षार्थी जो होते हैं वो
प्रायः ज्ञान निर्माता भी होते हैं। अपि मतलब भी। भाषा कक्षायाम इदम, भाषा की कक्षा में इसे प्राप्त करने का सही तरीका क्या है? भाषा कक्षया इदम साधयितुम कः समीचीनः उपायः। इसको प्राप्त करने का, इसको साधने का सबसे अच्छा तरीका क्या होना चाहिए? साधने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? तो ए नंबर, विभिन्न गतिविधीनां द्वारा नूतन संदर्भेषु भाषा प्रयोगार्थम अधिकाधिक अवसराणां प्रदानम। विभिन्न गतिविधियों के द्वारा जो नए संदर्भ हैं उसमें भाषा का प्रयोग करके मतलब भाषा का प्रयोग का अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना। ठीक है, नए शब्दों का भाषा में प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना। बी नंबर, पूर्व निर्धारित प्रयोजन के जो कार्य हैं, ठीक है, और उसकी प्रतिपुष्टि करना। या फिर लक्ष्य भाषा या संबद्ध पाठ्य वस्तुनः अधिकाधिकम पठनम। लक्ष्य भाषा से संबद्ध जो पाठ्य वस्तु है उसको अधिक से अधिक पढ़ना। या फिर डी नंबर, छात्राणाम है ये, ठीक है, यहाँ पर ये छात्राणाम होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है। छात्राणाम अधिगम क्षमता विकासार्थम अधिगम सामग्र्या उपलब्धि। छात्रों की अधिगम क्षमता के विकास के लिए अधिगम सामग्री को उपलब्धि करना। ठीक, तो देखिए इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर। शिक्षार्थी जो है अक्सर ज्ञान निर्माता होते हैं, बात सही है। और भाषा की कक्षा में इसे प्राप्त करने का सही तरीका क्या है? तो विभिन्न, इसको प्राप्त करने का सही तरीका है कि विभिन्न गतिविधियों के द्वारा नए नए संदर्भों में भाषा का प्रयोग करना और इसके अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना। जब आप इसको अवसर प्रदान करेंगे नए शब्दों का, तो उससे नए शब्दों का तो ज्ञान होगा ही और उसे भाषा का प्रयोग करने का तरीका भी पता चलेगा। तो ये फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, छात्रा सहजतया लक्ष्य भाषया भाषणं कर्तुं समर्थं भवेयुः। छात्र जो है वो सहजता से लक्ष्य भाषा का भाषण करने में समर्थ होते हैं। इत्यर्थ के महत्वपूर्ण, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि जो छात्र हैं वो सहजता से, मतलब अपने तरीके से एकदम सामान्य रूप से लक्ष्य भाषा को बोलने में, ठीक है, भाषणम मतलब लक्ष्य भाषा का भाषण देने में समर्थ होते हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण क्या है? इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? लिखित मौखिक परीक्षा कराना, दृश्य साधना नाम प्रयोग, दृश्य साधन का प्रयोग करना, या फिर छात्रा यथा इच्छन्ति तथैव कयापि भाषया भाषणम। छात्र अपनी इच्छा अनुसार, उनकी जैसी इच्छा है उसके अनुसार वो उन्हें किसी भी भाषा में बात करनी चाहिए। या फिर डी नंबर, सर्वत्र लक्ष्य भाषा संभाषणार्थम अभिप्रेरणा नूतनेषु संदर्भेषु भाषा प्रयोग अवसराणाम प्रदानम। तो देखिए जब छात्र जो है वो सहज रूप से लक्ष्य भाषा को बोलने में समर्थ हो जा रहा है, तो देखिए लक्ष्य भाषा को जब इंटरेस्ट आएगा बच्चा तभी पढ़ेगा। ठीक, तो उसके लिए लिखित मौखिक परीक्षा ये आपका सही नहीं होगा। दृश्य साधन का प्रयोग नहीं, छात्र यथा इच्छा जैसा चाहे वैसा नहीं। इसमें जो सबसे अच्छा आंसर होगा, सबसे महत्वपूर्ण जो है इसमें ये है कि हर जगह सर्वत्र लक्ष्य भाषा में बातचीत करके, ठीक है, लक्ष्य भाषा में बातचीत करने की अभिप्रेरणा दी जाए उनको, और नए संदर्भों में भाषा के प्रयोग का अवसर प्रदान किया जाए। जब उन्हें नए संदर्भों में नए नए संदर्भों में भाषा का जब
वो प्रयोग करेंगे तो इस अगर उनको अवसर दिया जाएगा तो उनका संभाषण क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, उन्हें अभी प्रेरणा मिलेगी, इससे वो अपने विचारों को अच्छे से प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, अपने अपनी बात को अच्छे से रख सकते हैं किसी के भी सामने। तो ये जो है नवीनता उनके अंदर विकसित होगी। ये आपका राइट हो जाएगा डी नंबर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सहज रूपेण भाषा अधिगमन संदर्भे महत्वपूर्ण अस्ति। सहज रूप से भाषा अधिगम के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, क्या है? अधिगत शब्द अधिकृत्य वाक्य निर्माणम। अधिगत शब्द का जो अधिगत शब्द हैं, ठीक है, आए हुए शब्द हैं, उसके आधार पर वाक्य का निर्माण करना या फिर लेखन करना। कथन शैली की अपेक्षा अर्थ का स्पष्टीकरण करना। डी नंबर, अभिभावका नाम वाक्य नाम श्रवणम। अभिभावक के वाक्यों को सुनना, जो अभिभावक बोल रहा है उसको सुनना। तो देखिए सहज रूप से भाषा अधिगम के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अधिगत जो आए हुए शब्द हैं, ठीक है, आए हुए शब्द हैं, उनके आधार पर वाक्य के निर्माण करना। हमने सामने शब्द देखा, अब हम क्या करेंगे, उसको हम अपने वाक्य में यूज करेंगे, वाक्य निर्माण में उसको जो है प्रयोग करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, भाषा अधिगम अच्छे से होगा। तो इसमें ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक, 39 में सॉरी माय मिस्टेक। इसमें देखिए सहज रूप से भाषा अधिगम के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण पूछ रहा है, तो इसमें सी नंबर आएगा कि जो कथन शैली की अपेक्षा अर्थ को स्पष्ट करना। ठीक, मान लो अधिगत जो आए हुए शब्द हैं, वाक्य निर्माण तो कर लिया, लेकिन अगर अर्थ का स्पष्ट नहीं होगा, उसको अर्थ स्पष्टीकरण उसका नहीं होगा तो कैसे सीखेगा बच्चा? तो अर्थ समझना तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। कोई भी इंग्लिश पढ़ रहा है, ठीक, मान लो वो इंग्लिश पढ़ रहा है, अब वो पढ़े जा रहा है, अगर उसका अर्थ नहीं समझ में पा रहा है तो वो सहज रूप से कैसे भाषा को सीखेगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वो ए नहीं होगा, वो मेरी गलती से मैंने लिख दिया, मतलब कर दिया, तो वो माय मिस्टेक, सॉरी उसके लिए। अभी ये सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद 10 क्वेश्चन देखिए, छात्राः श्रुत सामग्री अधिकृत्य, मतलब छात्रों को श्रुत सामग्री पर आधारित विशिष्ट टिप्पणी लेखितुम समर्था भवेयुः। छात्र जो है सुनी हुई सामग्री के आधार पर विशिष्ट लेखन में समर्थ होते हैं। इत्यर्था कृत गतिविधि कथ्यते, ये गतिविधि क्या कहलाती है, इसको क्या कहेंगे हम? पुनर्स्मरण, मतलब बार बार इसको सुनना, याद करना, पुनर्स्मरण। व्याख्या कहेंगे, या फिर सूचना स्थानांतरण कहेंगे, या फिर भावी कथनम, मतलब भविष्यवाणी, ऐसा कहेंगे। तो देखिए छात्र क्या कर रहा है, सुनी गई सामग्री पर आधारित विशिष्ट टिप्पणी लिखने में वो, उसने एक बार सुना, सुनने के बाद वो टिप्पणी को लिखने में समर्थ हो जाता है। तो इसके लिए जो है उसको सूचना का स्थानांतरण करने में वो जो है प्रवीण है। तो इसके लिए हम सी नंबर इसका राइट लगाएंगे। व्याख्या नहीं होगा, पुनर्स्मरण या फिर भविष्यवाणी करना ये भी नहीं होगा इसमें। तो इसमें जो है ये गतिविधि, इस गतिविधि को क्या कहेंगे, तो इस गतिविधि को सूचना स्थानांतरण कहेंगे। वो एक सूचना को उसने सुना, सुनने के बाद वो लिखित रूप में लेके जा रहा है। इसके बाद देखिए 11 क्वेश्चन, मौखिकी प्रश्नोत्तरी कस्य कौशलस्य अभ्यासस्य समीचीन। मौखिक प्रश्नोत्तरी जो होती है वो कस्य कौशलस्य, किस कौशल के अभ्यास से समीचीना, कौन से कौशल के अभ्यास के लिए समीचीन है? तो देखिए पठनस्य, शब्द ज्ञानस्य, भाषणस्य, लेखनस्य। तो देखिए पढ़ने के लिए मौखिक प्रश्नोत्तरी
में कौन से कौशल का अभ्यास होता है? तो इसमें जो है आपका राइट नंबर हो जाएगा सी नंबर, भाषण के लिए। शब्द ज्ञान नहीं, पठनस से नहीं होगा, लेखनस भी नहीं होगा। लेखन कैसे होगा? मौखिक प्रश्नोत्तरी होती है। शब्द ज्ञान भी नहीं होगा, प्रश्नोत्तर हो रहा है ना, तो कैसे इसमें मतलब भाषण का ज्ञान हो रहा है, इसमें भाषण का अभ्यास हो रहा है, तो ये राइट हो जाएगा। इसके बाद 12 क्वेश्चन देखिए, यदा छात्रा व्याकरण अध्ययन से, जब छात्र जो है वो व्याकरण के अध्ययन में भाषा स्वरूप से च मध्य, व्याकरण के अध्ययन और भाषा के स्वरूप के मध्य संबंधम प्रदर्शयन्ति, संबंध को प्रदर्शित करते हैं, तदा तब, ते किम दर्शयन्ति, तब वह क्या दिखाते हैं। जब छात्र व्याकरण अध्ययन और भाषा स्वरूप के मध्य संबंध स्थापित करते हैं, मतलब संबंध को प्रदर्शित करते हैं, तब वे क्या दर्शाता है? संप्रेषण उद्देश्य, विकास प्रक्रिया, च संप्रेषण का उद्देश्य और विकास की प्रक्रिया। फिर बी नंबर, व्याकरण अध्ययनम अत्यधिकम महत्वपूर्णम, व्याकरण का अध्ययन अत्यधिक महत्वपूर्ण है इसके लिए। सी नंबर, संप्रेषणार्थम व्याकरण ज्ञानम अनिवार्यम, संप्रेषण जो है वो व्याकरण ज्ञान के लिए अनिवार्य है। या फिर डी नंबर, लेखन शैली व्याकरण ज्ञाने प्रभाविता भवन्ति, लेखन शैली जो है वो व्याकरण के ज्ञान को प्रभावित करती है। तो देखिए, जब छात्र व्याकरण का अध्ययन और भाषा स्वरूप के मध्य संबंध स्थापित करता है, तब वे संप्रेषण उद्देश्य एवं विकास प्रक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? संप्रेषण, संप्रेषण में क्या होता है? भाव विचारों का आदान प्रदान होता है। ठीक, कुछ हम बोलते हैं, कुछ सामने वाला बोलता है, तो संप्रेषण का उद्देश्य और विकास प्रक्रिया, ये दोनों जो है व्याकरण अध्ययन और भाषा स्वरूप के मध्य संबंध को प्रदर्शित करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर 12 का। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेकेभ्यः छात्रेभ्यः लेखन कार्यम अत्यंत जटिल कार्यम, अनेक छात्र जो है वो लेखन कार्य को अत्यंत जटिल कार्य मानते हैं। अतः अस्मिन् संदर्भे, अतः इस संदर्भ में अध्यापक और अध्यापिका प्रथमम कुत्र अवधानम दातव्यः, उनको कहाँ पर ध्यान देना चाहिए? रुचिवर्धनार्थम सरल कार्यम प्रति, रुचिवर्धन और सरल कार्य देना चाहिए बच्चों को। ठीक है, मतलब बहुत सारे छात्र जो हैं वो लेखन कार्य को बहुत कठिन मानते हैं। इस विषय में कह रहा है कि टीचर को क्या करना चाहिए। तो रुचिवर्धन मतलब उनको जो पसंद है वैसा सरल कार्य देना चाहिए। स्पष्ट संप्रेषण क्षमता विकास संदर्भ है आवश्यक व्याकरण तत्व अभ्यासम प्रति, स्पष्ट और संप्रेषण क्षमता का विकास के संदर्भ में जो आवश्यक व्याकरण तत्व का अभ्यास है उसके प्रति जो है उनको प्रेरणा देनी चाहिए। या फिर सी नंबर, व्याकरण संबद्ध अभ्यासम प्रति, व्याकरण संबद्ध अभ्यास के प्रति। या फिर आत्मविश्वासम उत्पादयितुम लक्ष्य भाषा मातृभाषा प्रयोगम प्रति, आत्मविश्वास को उत्पादन करने के लिए, आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए लक्ष्य भाषा और मातृभाषा का प्रयोग करने के प्रति ध्यान देना चाहिए। तो देखिए इसमें जो राइट हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा कि जो लेखन कार्य को अगर वो जटिल मान रहा है तो उसे संप्रेषण क्षमता का, उसके संप्रेषण क्षमता के विकास के संदर्भ में आवश्यक व्याकरण तत्वों का अभ्यास के प्रति सजग करा देना चाहिए उसको। ठीक है, उसको यह बताना चाहिए, ऐसी प्रेरणा देना चाहिए उसको, मतलब उसके इस रूप में ध्यान देना चाहिए कि वो स्पष्ट रूप से अपनी संप्रेषण क्षमता का विकास कर सके और व्याकरण को यूज करके अभ्यास कर सके। बी नंबर राइट हो जाएगा। 13 क्वेश्चन, इसके बाद 14 क्वेश्चन हम देखेंगे।
व्याकरणात्मक अनुदेशनं तदैव स्वाभाविकं मन्यते क्रियन्ते। मन्यते यदा व्याकरणात्मकानां व्याकरणात्मकं व्याकरण अनुदेशन तदैव स्वाभाविकम मन्यते। व्याकरण जो है, व्याकरणात्मक अनुदेशन, ये स्वाभाविक रूप से माना जाता है। कब माना जाता है? ए नंबर, लेखनात् भाषणात् व पूर्वं व्याकरणाभ्यासार्थं प्रयत्नाः क्रियन्ते। लेखन और भाषण को पूर्व व्याकरण का अभ्यास में प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, लेखन और भाषण का पहले से ही व्याकरण के अभ्यास में जो है इसको अभ्यास का प्रयत्न करना चाहिए। फिर बी नंबर, अध्यापके अल्पकालिक व्याकरण कक्षा स्वीक्रियते। अध्यापक का अल्पकालिक थोड़े समय के लिए व्याकरण की कक्षा को लेना चाहिए। या फिर सी नंबर, छात्रा स्वमेव लेखन भाषण समय सजगा भूत्वा त्रुटि संशोधनम अपि कुर्वन्ति। छात्र स्वयं ही खुद ही लेखन भाषण के समय सजग भूत्वा, भूधातु अक्त्वा प्रत्यय होकर, इसका अर्थ क्या है? भूत्वा मतलब होकर, सजग होकर त्रुटि संशोधन भी करना चाहिए। ठीक है। और डी नंबर, अध्यापकान् निरंतरम सिद्धांत पठने संलग्ना भवन्ति। अध्यापक जो है वो निरंतर सिद्धांत पाठन में संलग्न। अध्यापक को क्या लगातार इसको सिद्धांत बताते रहो, तो ये तो गलत हो गया। कैसे सिद्धांत आप बताते रहोगे? कभी सिद्धांत आपने देखा छोटे बच्चों को बताना? नहीं, ये गलत है। और अल्प थोड़े समय के लिए व्याकरण की कक्षा क्यों लेना चाहिए? ये तो गलत हो गया। और लेखन भाषण व पूर्व व्याकरण अभ्यास, लेखन भाषण के पहले व्याकरण का अभ्यास कैसे? लेखन भाषण के साथ ही जो है व्याकरण का अभ्यास कराओ ना, पहले व्याकरण करवा दो फिर लेखन भाषण। नहीं, ये राइट हो जाएगा। ये सी नंबर राइट हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। ए और सी राइट हो जाएगा कि छात्र जो है जब स्वयं से सजग होकर पढ़ेगा वो, ठीक है, त्रुटियों में जो गलती हो रही है उसको पकड़ेगा, तो वो करके सीख रहा है। तो करके सीखना तो ये अच्छा है ना छात्र के लिए। तो सी नंबर राइट हो जाएगा। 15 क्वेश्चन, भाषा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संदर्भे समस्यानां समाधानं प्राप्नुतम्। भाषा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के संदर्भ में समस्या समाधान को प्राप्त हो रहा है। ठीक, समस्या समाधान प्राप्त। अधिगम शैली महत्वपूर्ण भाषा शिक्षणोपागमार्थम अपि अस्याः विशिष्टम स्थानम। क्या कह रहे हैं कि भाषा शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के संदर्भ में समस्या समाधान जो है वो क्या है? अधिगम शैली के लिए महत्वपूर्ण है। जब समस्या समाधान होगा तो ये एक अच्छा उपाय है ना सीखने का। बिना कठिनाई के कैसे सीखना और बिना त्रुटि के कैसे सीखना। भाषा शिक्षण के उपागम के अर्थ में भी ये जो है विशिष्ट स्थान रखता है। ठीक, एतादृशी एका भाषा शिक्षण अधिगम शैली अस्ति। क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार की जो भाषा शिक्षण अधिगम शैली है वो क्या है? मुद्रणोन्मुखी शैली है, केंद्रीकृता शैली है, उच्च स्तरीय शैली है, शांतिपूर्ण। देखिए मैं इसका एक एक करके आपको अर्थ समझा देती हूँ। मुद्रणोन्मुखी शैली क्या होता है कि नियमबद्ध होकर विकास की तरफ चलना। ठीक, इसको संज्ञानात्मक उपागम शैली भी कहते हैं। इसमें नियम के साथ चला जाता है। और इसमें क्या होता है? अधिगम को एक सक्रिय एवं गतिशील प्रक्रिया माना जाता है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अधिगम प्रक्रिया ना, तो ये जो मुद्रणोन्मुखी है ये सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है वो अधिगम को एक सक्रिय एवं गतिशील प्रक्रिया माना जाता है इसमें। ठीक, इसमें क्या होता है कि विद्यार्थी जो है प्रत्यक्ष का विभेद करके फिर सामान्यीकरण करके और पुनर्निर्माण करता है, जो उसके वातावरण के प्रति समझ को विकसित करता है। इसमें समस्या समाधान भी आता है। ठीक, और उच्च मानसिक प्रक्रिया के द्वारा वो अपना विकास कर लेता है। केंद्रीयता में क्या होता है कि केंद्र बिंदु अधिगम
इसमें केंद्र बिंदु में अधिगम होता है, पूरा ध्यान पढ़ाने के तरीके पे दिया जाता है और ये औपचारिक जो है शैली है। ठीक, केंद्रीयकृता में क्या है, औपचारिक शैली है ये। उच्च स्तरीय में क्या होता है कि व्याख्या, भाषण आदि के द्वारा सुनकर अधिगम किया जाता है। शांतिपूर्ण में क्या होता है, ये थोड़ा एक निष्क्रिय तरह का अधिगम है, इसमें केवल स्मरण किया जाता है और बोधन किया जाता है। ठीक, याद करने पे ज़्यादा शांतिपूर्ण में। इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। शिक्षण क्वेश्चन, एकस्यां भाषा कक्षां वृक्षः इति पाठः पठ्यते। एक कोई वृक्ष का पाठ है, एक कक्षा में पढ़ाया जा रहा है। छात्रा विभिन्न समूहेषु विभक्ता, छात्र को विभिन्न समूह में विभक्त कर दिया गया है। सर्वे भिन्नम भिन्नम कार्यम कुर्वन्ति, सभी जो है अलग अलग कार्य करते हैं। एका समूह पाठ्य सामग्री अधिकृत चित्राण निर्माय, एक समूह में पाठ सामग्री को अधिकृत करके चित्र का निर्माण किया जाता है। ठीक, लेखन भाषण कौशल द्वारा कृत कार्य प्रस्तुति, और वो किस तरह किया जाता है, लेखन भाषण कौशल के द्वारा प्रस्तुति की जाती है। तस्य समूह से प्रदर्शनम केन संबद्ध, ये समूह जो है वो क्या प्रदर्शित करता है। तो देखिए, अर्थग्रहण, अर्थ ग्रहण करता है। अर्थ ग्रहण में क्या क्या आ जाएगा, आपका श्रवण आ जाएगा और पाठन आ जाएगा। ठीक, चित्र अवबोधनात्मकम अभिव्यक्तात्मक कौशल, इसमें क्या हो जाएगा, अवबोधन और अभिव्यक्ति कौशल आ जाएगा। चित्र चित्रण कौशल आ जाएगा, तथ्य संग्रहण आ जाएगा। चित्र चित्रण कौशल में इसमें रचनात्मक पर आधारित होता है, चित्रों का चित्रण किया जाता है। ठीक, और तथ्य संग्रहण में क्या होता है कि तथ्यों का संग्रह किया जाता है, और यह जो है प्रक्रिया का प्रथम चरण है। अभिव्यक्ति में तथ्यों का प्रदर्शन किया जाता है, ना कि संग्रह का। ठीक है, अब देखिए इसमें अवबोधनात्मक में क्या आएगा, जब छात्रों का समूह पाठ्य सामग्री पर आधारित चित्रों का निर्माण करते हैं तथा लेखन भाषण कौशल द्वारा कोई कार्य प्रस्तुत करते हैं, तो उनका यह प्रदर्शन अवबोधनात्मक और अभिव्यक्तात्मक कौशल से संबंधित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 17 क्वेश्चन में देखिए, तथ्यात्मक गद्य पाठस्य काव्यात्मक पाठस्य च मध्ये भेदा मन्यते। तथ्यात्मक गद्य पाठ में काव्यात्मक पाठस्य, तथ्यात्मक गद्य पाठ और काव्यात्मक जो पाठ है उसके मध्य में भेद माना जाता है। काव्य पाठ मुख्यतः संबद्ध अस्ति, काव्य पाठ का मुख्य संबद्ध किससे संबंधित होता है, काव्य से मुख्य काव्य, मुख्य कथ्य, संदर्भ, भावाभिव्यक्ति, बौद्धिक अभिव्यक्तियां च, ऐसा कह रहे हैं इसमें कि काव्य से, काव्य का मुख्य कथ्य क्या होना चाहिए, संदर्भ में अभिव्यक्ति होनी चाहिए। काव्य पाठ पद्य शिक्षण के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ कि काव्य पाठ जो है होता है वो किसके अंतर्गत आता है, ये मुख्यतः आपका काव्य पाठ पद्य शिक्षण के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसमें तथ्यात्मक गद्य पाठ और काव्य पाठ के मध्य भेद को मानते हैं। इसमें काव्य पाठ मुख्यतः संबद्ध किससे संबद्ध है, काव्य से मुख्य कथ्य, संदर्भ, भावक अभिव्यक्ति, बौद्धिक अभिव्यक्ति च, मतलब काव्य का मुख्य कथन ये है कि संदर्भ में भाव की अभिव्यक्ति और बौद्धिक अभिव्यक्ति होनी चाहिए। या फिर बी नंबर, कवि संदेशस्य मूल्यांकनेन, कवियों में कवि का संदेश, जो संदेश दे रहा है उसका मूल्यांकन, बौद्धिक व्याख्या, सी नंबर बौद्धिक व्याख्या, डी नंबर प्रदत्त सूचना संदर्भ, मतलब जो भी सूचना दी गई है उसके संदर्भ में व्यक्तिगत व्याख्या, आपकी व्याख्या क्या, आप उस पर टिप्पणी क्या देना चाहते हो। तो इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, तथ्यात्मक गद्य पाठ और काव्य पाठ के मध्य भेद जो है माना जाता है वो इस तरह है। और इसमें काव्य पाठ मुख्यतः काव्य के मुख्य कथ्य के संदर्भ
में जो अभिव्यक्ति होती है, भाव की अभिव्यक्ति, आपके अंदर जो भाव है उसकी अभिव्यक्ति और बौद्धिक अभिव्यक्ति ये शामिल होता है। तो ए नंबर राइट हो जाएगा। 18 क्वेश्चन देखेंगे। कस्यापि लेखनस्य मूल्यांकन संदर्भे लेखस्य कः सः भागः यत्र सम्पूर्णस्य लेखस्य सारांशः पुनरावृत्तिं विना प्राप्यते, यत्र च संपूर्ण महत्वपूर्ण सूचना अपि दृश्यते। इसमें ऐसा कह रहे हैं कि कस्यापि किसी कक्षा में, कस्यापि कक्षा, एक मिनट, हाँ, कस्यापि किसी भी जो है लेखन मूल्यांकन के संदर्भ में लेखस्य कः सहभागः, लेखक का कौन सा भाग, जो लेख है उसका कौन सा भाग, यत्र संपूर्ण लेख सारांश पुनरावृत्ति बिना प्राप्यते, ऐसा कौन सा भाग है जो संपूर्ण लेखन सारांश की पुनरावृत्ति किए बिना ही प्राप्त किया जाता है। यत्र च, और यह संपूर्ण महत्वपूर्ण सूचना अपि दृश्यन्ते, और ये महत्वपूर्ण सूचना दिया जाता है। ऐसा कौन सा लेख है जिसका मूल्यांकन बिना सूचना को बिना पुनरावृत्ति के प्राप्त किया जाता है, और ये जो है महत्वपूर्ण सूचना भी दे देता है ये। तो ये मध्य भाग है, भूमिका है, निष्कर्ष है, द्वितीय अनुच्छेद है। तो देखिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या होता है? निष्कर्ष वो होता है जो संक्षेपण, ठीक है, संक्षेप रूप में समस्त पूरे पाठ के सारांश को बता देता है। ठीक, लेख का एक छोटा रूप होता है ये, तो इसका राइट आंसर सी नंबर होगा। इसके बाद 19 क्वेश्चन देखेंगे हम। भाषा शिक्षण अधिगम संदर्भे प्रौद्योगिक उपकरणानाम एकम विशिष्टम स्थानम दृश्यते, उच्चारण शिक्षण प्रक्रिया संदर्भे किम समीचीनम उदाहरणम न। भाषा शिक्षण अधिगम के संदर्भ में प्रौद्योगिक उपकरणों का एक विशिष्ट स्थान दिखाई देता है। ठीक, प्रौद्योगिक उपकरण का एक विशिष्ट स्थान दिखाई देता है। उच्चारण शिक्षण प्रक्रिया के संदर्भ में इसमें कौन सा है जो समीचीन नहीं है? भूमिका निर्वहन उच्चारण प्रदर्शन करना, ए नंबर। बी नंबर ध्वनि मुद्रिका उपयोग, ध्वनि मुद्रिका का उपयोग। सी नंबर श्रव्य दृश्य प्रस्तुति द्वारा वर्णन करना। फिर डी नंबर श्वेत फलक के द्वारा प्रयोग करना। तो देखिए प्रौद्योगिकी उपकरण का प्रयोग हो रहा है ना इसमें, तो इसमें क्या होगा? भूमिका निर्वहन होगा, उच्चारण का प्रदर्शन भी होगा। ठीक, इसमें क्या होता है कि पात्र का प्रदर्शन किया जाता है, और उसमें क्या किया जाता है, ऐसा कहा जाता है कि पात्र का प्रदर्शन तो कर रहे हो लेकिन उच्चारण शुद्ध करो। ठीक, उससे इससे उन्हें प्रेरणा मिलती है। ध्वनि मुद्रिका, रिकॉर्डिंग को सुनना, ठीक है, कोई भी रिकॉर्ड की हुई चीज है उसको रिकॉर्डिंग सुनना। और श्रव्य दृश्य प्रस्तुति द्वारा वर्णन करना, तो श्रव्य, कोई श्रव्य सुनने योग्य और दिखाई देने योग्य प्रस्तुति, मतलब जैसे मूवी देखो। ठीक है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसमें देखिए डी नंबर श्वेत फलक का प्रयोग करना, ये सबसे रॉन्ग हो जाएगा। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि भाषा शिक्षण अधिगम संदर्भ में कौन सा मतलब उच्चारण शिक्षण प्रक्रिया के संदर्भ में समीचीन नहीं है। तो उच्चारण प्रक्रिया के संदर्भ में ये डी नंबर समीचीन नहीं है, श्वेत फलक का प्रयोग करना। बाकी सब राइट है, इसलिए सब रॉन्ग मतलब नहीं होंगे, और ये रॉन्ग है। तो इसमें उदाहरण हम ना, कौन सा उदाहरण नहीं है, तो ये हो जाएगा डी नंबर, श्वेत फलक मतलब व्हाइट बोर्ड का यूज करना। इसके बाद 20 क्वेश्चन। कस्यांचित् कक्षा प्रायः सर्वे छात्राः मातृभाषया व्यवहरन्ति। कस्यांचित् किसी कक्षा में प्रायः सभी छात्र मातृभाषा भी मतलब व्यवहार में लाते हैं, वो मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। अतः अन्य भाषा कक्षा संदर्भेदम अवगंतव्यम यत्, तो कह रहे हैं कि
अतः अन्य भाषा की कक्षा में जो है संदर्भ है, अन्य भाषा की कक्षा के संदर्भ में इदम अवगंतव्यम यत, यह होना चाहिए, क्या होना चाहिए, छात्रा सुविधानुसारम लक्ष्य भाषा वेदेयु, छात्र जो है अपनी सुविधा के अनुसार लक्ष्य भाषा को बोले, मातृभाषा प्रयोग सर्वदा निषिद्धा, मातृभाषा का प्रयोग हमेशा निषेध कर देना चाहिए, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। छात्रेभ्यः लक्ष्य भाषा व्यवहार आवश्यकाना, छात्र जो है लक्ष्य भाषा का व्यवहार में प्रयोग करते हैं, ये आवश्यक नहीं है, रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सुविधानुसार जो है लक्ष्य भाषा का प्रयोग करेंगे, नहीं। छात्र परस्परम लक्ष्य भाषा व्यवहार तुम प्रेरितव्याः, छात्र को परीक्षा पर लक्ष्य भाषा के व्यवहार के लिए प्रेरित करना चाहिए। ठीक, अगर आप उनको प्रेरित करेंगे, क्योंकि बच्चे जो होते हैं छोटे, उनको जिस चीज़ में इंटरेस्ट आता है वो वही काम करना पसंद करते हैं। ठीक, और उसमें सीखते भी हैं अच्छे से। तो इसके लिए जब उन्हें प्रेरित किया जाएगा परस्पर, तो क्या होगा, उनके लक्ष्य भाषा के लिए वो प्रेरित होंगे, तो वो उनकी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, मतलब लक्ष्य भाषा के व्यवहार में अगर आप उनको प्रेरित करेंगे तो वो उसके प्रति सजग होकर अच्छे से कार्य करेंगे। ये राइट हो जाएगा डी नंबर। इसके बाद देखेंगे 21 क्वेश्चन, लास्ट है ये। प्राय छात्रा नूतन विषयान अधिकृत्य स्वविचारान प्रकटितुं काठिन्यम अनुभवन्ति, प्राय छात्र जो है वो नए विषयों को अधिकृत करके अपने विचार को प्रकट करने में कठिनता का अनुभव कर रहे हैं। ठीक, कारणम अस्ति, कारण यह है कि कारण है यत ते नूतनान अथवा अधिकांश शब्दान ना जानन्ति, वो नए और अधिक ज़्यादा शब्द नहीं जानते हैं। तो इत्यर्थम का उपाय है, इसका क्या उपाय है। छात्रा शब्दार्थम स्मरेयु, छात्रों को शब्द याद करना चाहिए। छात्रा श्रुतलेखा से अधिकाधिकम अभ्यासम कुर्यु, छात्रों को श्रुतलेख का अधिक से अधिक अभ्यास करना चाहिए। या फिर छात्रा शब्द समृद्ध वैविध्यपूर्ण साहित्यम पठितुम प्रेरितव्यः, छात्रों को शब्द समृद्ध वैविध्यपूर्ण साहित्य को पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। फिर छात्र स्तरानुगुणम एवं विषया चेतव्या, छात्रों को उनके स्तर के अनुसार विषय, छात्रों को उनके स्तर के अनुसार जो है विषय को चुनना चाहिए। ठीक है, चेतव्य है, चुनना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें सी नंबर राइट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखिए याद करना तो ये रॉन्ग हो जाएगा। श्रुत लेख का अभ्यास करना नहीं, विचार, खुद के विचार को प्रकट करने के लिए श्रुत लेख जरूरी नहीं है, तो पूरी तरह से रॉन्ग हो जाएगा। देखिए इसमें दो में कंफ्यूजन है, तो इसमें सी नंबर राइट इसलिए होगा क्योंकि जो स्तर के अनुरूप जो है विषय को चुनने से वे अपने स्तर के अनुरूप ही नए शब्द और साहित्य का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर उन्हें क्षमता के अनुसार साहित्य पढ़ने को दिया जाए तो देखिए ये आपका डी नंबर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इस छात्र के स्तर के अनुरूप उन्हें विषय चुनने, अगर वो खुद से विषय चुनेंगे तो उन्हें नए चीज़ों का ज्ञान इसमें कम होगा। तो इसमें जो सटीक आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, छात्र जो है शब्द समृद्ध वैविध्यपूर्ण साहित्य को पढ़ने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए। इससे क्या होगा, इसमें क्या क्या आती है साहित्य में, उन्हें तुलना प्रणाली आ जाएगी, व्याख्यान, निगमन, आगमन, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी विविधतापूर्ण साहित्य जब सीखेंगे तो। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि शब्द समृद्ध, छात्र जो है वो शब्द समृद्ध वैविध्यपूर्ण साहित्य को पढ़ने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए। तो इसमें सी नंबर जो है वो आपका राइट हो जाएगा। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। वैदिक गुरु चैनल पर बने रहिएगा, आपको और भी क्लासेस ऐसे मिलती रहेंगी, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। ठीक है।
चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। और हाँ, टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर आपको अपडेट्स मिलती रहती हैं। ठीक है। टेलीग्राम चैनल है हमारा, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।